अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का वेलकम है। सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स ओपन कर लीजिए। आज हम हिंदी में पाठ 15 करेंगे। पाठ 15 का नाम है नौकर। पेज नंबर 105 पर 5 से ये स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 15 यानी पाठ 15 नौकर, ये गांधी जी के ऊपर है सारा, कि गांधी जी कितने परिश्रमी थे, वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते थे और वो क्या काम करते थे, कहाँ पर रहते थे, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर आप जानेंगे कि वो काम को कितनी अहमियत देते थे, कभी भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे, हमेशा हर तरह के काम के लिए तैयार रहते थे। तो आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। गांधी जी कहाँ रहते थे? वे आश्रम में रहते थे। कौन से आश्रम में रहते थे? साबरमती आश्रम में रहते थे। और वो वहाँ कुछ ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस ज़माने में वे बैरिस्ट्री से हज़ारों रुपए कमाते थे, बैरिस्ट्री किसे कहते हैं? वकालत को। यानी जिस ज़माने में वो वकालत से हज़ारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। अब देखिए कि वो वकालत में हज़ारों रुपए कमाते थे, उसके अलावा भी वो क्या करते थे? वो सुबह अपने हाथ से चक्की से आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। और जब वो चक्की पर आटा पीसा करते थे तो उनकी जो वाइफ थी, गांधी जी की जो वाइफ हैं, उनका नाम है, धर्मपत्नी जिन्हें कहते हैं, उनका नाम है कस्तूरबा गांधी। और उनके बेटे भी उनकी मदद करते थे, उनका हाथ बटाते थे चक्की पीसने में। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। यानी कि जैसा भी आटा उन्हें ज़रूरत होती थी रोटी बनाने के लिए, बारीक या मोटा, वो खुद पीस लिया करते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वे चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। अब अगर हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी भी मशीन को या चक्की को, ये चक्की का इस्तेमाल कर रहे हैं आटा पीसने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ठीक ही चलती रहे, वो कभी ख़राब ही ना हो। तो कभी कभी जो मशीनें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जब कभी चक्की में कोई परेशानी हो जाती थी या वो ख़राब हो जाती थी, तो गांधी जी घंटों मेहनत करते थे उसे ठीक करने में। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है, क्योंकि गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। तो वहाँ पे जो काम करने वाले थे, उन्होंने उनसे कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। ये देखिए, यहाँ नीचे ये पिक्चर दी गई है कि इस तरीके से एक, कि ये कि मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कि ये इस तरीके से जहाँ पर वो रहते थे वो कुछ इस तरीके से दिखता था। यानी जो आश्रम के कार्यकर्ता थे, अगर उन्होंने गांधी जी से कहा कि आटा पिसवाने में मदद कर दीजिए, तो वो फौरन खड़े हो गए आटा पिसवाने के लिए। गेहूँ पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वे जोर देते थे। यानी जब वह चक्की पर आटा पीसा करते थे, तो गेहूं से आटा पिसता है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो पहले वो गेहूं को बीना करते थे। गेहूं बीनने का मतलब होता है जो भी उसमें कंकड़ पत्थर या कुछ भी गंदगी होती थी, पहले वे उसे साफ करते थे बैठकर घंटों। उसके बाद वे चक्की पर आटा पीसा करते थे। कोपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कोपीनधारी, यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, अगर आपने नोटिस किया हो कभी, कि गांधी जी हमेशा धोती पहना करते थे, ज़्यादातर वो धोती पहनते थे। तो धोती पहनने वालों के लिए, जो धोती लुंगी पहनते हैं, लंगोट टाइप पहनते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोपीनधारी वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि कोपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। क्योंकि वो तो वकील थे अपने टाइम पर, पेस्ट्री का काम करते थे, हज़ारों रुपए कमाते थे। तो इसलिए उन्हें देखकर लोग हैरत में पड़ जाते थे कि मतलब ये हर तरीके के काम को करने के लिए किस तरीके से तैयार हो जाते हैं। आज के टाइम पे तो चक्की घरों में नहीं होती, लेकिन पहले घरों में हुआ करती थी, आश्रम वगैरह में जहाँ पर भी रहते थे, तो लोग अपने हाथ से ही आटा पीसा करते थे। तो लोग क्यों हैरत में पड़ जाते थे? अगर आज के टाइम में कोई वकील है, उसको कह दिया जाए, अगर कहा जाए ना कि आप चक्की पर आटा पिसवा दीजिए, तो वो बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए लोग हैरत में पड़ जाते थे कि मतलब ये इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं और फिर भी ये हमेशा हर काम के लिए रेडी रहते हैं।
बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। यानी अगर बाहर से भी लोग आ जाते थे तो वो तब भी जो काम कर रहे होते थे वो करते रहते थे। उन्हें कभी भी उनसे झिझकते नहीं थे, उनसे शर्माते नहीं थे कि भाई कोई मुझे, जैसे एक इंसान अपने दिल में सोचता है ना कि अगर मैं झाड़ू लगाऊंगा उसके सामने, या मैं उस इंसान के सामने अगर चक्की से आटा पीसूंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, यानी कि कुछ जो छात्र थे, बच्चे थे, वो गांधी जी से मिलने के लिए आए। उनको अपनी अंग्रेजी भाषा के ऊपर बड़ा गर्व था, यानी कि बहुत कॉन्फिडेंट थे वो। गांधी जी से बातचीत के अंत में उन्होंने गांधी जी से कहा, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। यानी जैसे बड़ों से पूछते हैं ना किसी काम के लिए, किसी सेवा के लिए, तो ऐसे ही उन छात्रों ने गांधी जी से पूछा कि अगर आपको कोई काम हो या या आपको किसी चीज़ में कोई मदद चाहिए हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे, और वो बच्चे, उन बच्चों को क्या उम्मीद थी, वो जो छात्र थे उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जी उन्हें कुछ ना कुछ लिखने के लिए या पढ़ने के लिए टेस्ट वगैरह या कुछ भी देंगे। गांधी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने उनसे कहा कि अगर आपके पास वक्त हो, समय हो, तो आप, उन्होंने एक थाली की तरफ इशारा करके कहा कि इस थाली में जो गेहूं है आप उन्हें बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए। आगंतुक किसे कहते हैं? मेहमानों को कहते हैं आगंतुक। तो आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। यानी उन बच्चों को तो ऐसा लग रहा था, जो भी छात्र उनके पास आए थे, कि वो हमें कुछ ना कुछ लिखने या पढ़ने से संबंधित कोई भी कार्य देंगे, कोई भी काम देंगे, लेकिन उन्होंने उन्हें गेहूं बीनने का काम दे दिया। तो अब वो, और उन्होंने खुद अपने आप से ही उन्हें ऑफर किया था, उनसे ये पूछा था कि अगर आपको किसी सेवा की ज़रूरत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसलिए अब वो मुश्किल में पड़ गए, उनके पास कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी से विदा मांगकर चल दिए। यानी उन्होंने 1 घंटे गेहूं बीने, उसके बाद जब वे थक गए तो उन्होंने गांधी जी से विदा मांगी और फिर वो चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। यानी कि कुछ साल तो उन्होंने आश्रम का जो भंडार था, आश्रम का भंडार किसे कहते हैं? जो किचन। तो उन्होंने किचन के काम को संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। यानी कि सुबह सुबह जो प्रार्थना होती है उसके बाद, जैसे आप भी स्कूल में जब आते हैं तो प्रेयर होती है ना, तो इसी तरह उस आश्रम में भी वहाँ पर प्रार्थना होती थी। तो उसके बाद वे सवेरे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। यानी जो भी आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए जो खाना बनता था या नाश्ता बनता था, तो वो उसके लिए सब्जियां छीलते थे रसोई घर या भंडारे में। अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। यानी कि, और जो उनके साथी वगैरह थे, अगर वो कहीं पर भी गंदगी देखते थे या मकड़ी के जाले वगैरह देखते थे तो वो उन साथियों की मदद से वहाँ की सफाई भी करते थे। उन्हें सब्जी फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। यानी कि गांधी जी को नॉलेज भी थी कि कौन सी सब्जी और कौन सा फल, यानी उन्हें सब्जी, फलों और अनाज, ये जो सारी खाने की चीज़ें हैं उन सब के गुणों के बारे में भी उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था। और एक बार जब एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए तो गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। केले देखे ना आप सभी ने, तो येलो कलर के होते हैं लेकिन उन पर ब्लैक ब्लैक कुछ डॉट्स होते हैं, तो यहाँ पर काले चकत्ते उन्हें कहा गया है। उसने बहुत बुरा माना, यानी कि उसे बहुत बुरा लगा कि मतलब अगर छिलका ऊपर से खराब हो जाता है तो बच्चे खाते नहीं है ना, कि मतलब इन्होंने तो हमें खराब केला दे दिया इस तरीके से, तो उन्हें बुरा लगा, उन्होंने बुरा माना इस बात का। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं। यानी ऐसे केले जिसमें काले चकत्ते पड़े हुए होते हैं वो केले अच्छे होते हैं और वो जल्दी पच जाते हैं, और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमज़ोर है। यानी उन्होंने उसे क्यों दिए थे क्योंकि उस आश्रमवासी का हाजमा कमज़ोर था।
और केले खाने से उसका हाजमा जो था वो हाजमा अच्छा हो जाए। अ, उस उसके उन्होंने उस आश्रम वासी के भले के लिए उसको वो केले दिए थे, लेकिन वो तो बुरा मान गए थे। तो गांधी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। यानी जो गांधी जी थे वो आश्रम वासियों को अपने हाथ से खाना देते थे। परोसने का मतलब होता है खाना अपने हाथ से देना। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ कह भी नहीं पाते थे। तो जब जो वहाँ के आश्रम वासी थे, तो अगर बेस्वाद जो वहाँ पर जो खाना होता था वो उबला हुआ होता होगा शायद, तो बेस्वाद और उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध यानी कि उनके बारे में वो कुछ कह भी नहीं पाते थे, क्योंकि गांधी जी वो सारी चीज़ें वो खाना जो था वो अपने हाथ से परोसा करते थे। उनको दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके थे। तो यहाँ पर गांधी जी के कार्यों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरीके से हर काम को कर लिया करते थे और किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे, या किसी भी काम को किसी के सामने करने से बिल्कुल भी शर्माते नहीं थे, झिझकते नहीं थे। तो गांधी जी ने क्या किया था, दक्षिण अफ्रीका की जेल में भी कई सारे कैदियों को, सैकड़ों कैदियों को उन्होंने दिन में 2-2 बार भोजन भी परोसा था। यानी कि वो ये काम भी कर चुके थे, उनको भोजन परोसने का। आश्रम का एक नियम ये था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। तो आश्रम में ये नियम था कि जितने भी लोग हैं, जिस बर्तन में वो खाना खाते हैं, वो उन बर्तनों को खुद साफ करेंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। यानी कि उन्होंने एक टाइम बांध रखा था कि इस टाइम ये धोएंगे, इस टाइम ये धोएंगे बर्तन। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। तो एक बार गांधी जी ने क्या किया, जो बड़े पतीले होते हैं, पतीले यानी जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, भगोने वगैरह, उनको साफ करने का काम उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिख लगी थी। और जो बड़े भगोने होते हैं, पहले के टाइम में तो गैस नहीं होती थी, तो चूल्हों पर रोटियां यानी चूल्हों पर खाने बनते थे। जो मिट्टी के चूल्हे वगैरह होते हैं या ईंटों के जो चूल्हे बनाते हैं, उनके ऊपर खाने बनते थे। तो जो बर्तन होते थे उनके नीचे कालिख लग जाती थी, ब्लैक ब्लैक कालिख जिसे कहते हैं, वो लग जाती थी। राग भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। कस्तूरबा, मैंने बताया था ना अभी आपको कि उनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी। तो जब वे पतीले को रगड़ रगड़ कर जोर से धो रहे थे, तो एकदम उनकी वाइफ आ गई और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, ये काम आपका नहीं है। इसे करने को और बहुत से लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि ये काम आपका नहीं है, इस काम को करने के लिए तो और भी बहुत सारे लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। तो जैसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने उन बर्तनों को उनको दे दिया और फिर वे चुपचाप निकल आए वहाँ से। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। यानी जब तक बर्तन चमकते नहीं थे तब तक वे खुश नहीं होते थे। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था, उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझ कर चांदी से चमका सकते थे। यानी कि एक बार पीछे भी दिया गया है कि वो जेल के कैदियों की सेवा करते थे। तो एक बार जेल में उनको एक मददगार दिया गया था, तो उन्हें उसका काम पसंद नहीं आया। तो उन्होंने उसे करके दिखाया कि वो किस तरीके से गंदे गंदे कालिख लगे हुए बर्तनों को चांदी से चमका सकते थे। तो उम्मीद है आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। बाकी का इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।